गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके करीबी रहे पूर्व डीआईजी वंजारा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इशरत जहां एनकाउंटर केस के आरोपी पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा ने आईपीएस पद से इस्तीफा देते हुए खत में मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। वंजारा ने मोदी पर 12 साल से एनकाउंटर को जिंदा रखकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वंजारा ने सरकार को लिखी 10 पेज की चिट्ठी में कहा कि वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह मानते थे, लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका है। वंजारा का कहना है कि अमित शाह सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। सरकार ने मामले में उनका कोई वकील नहीं किया, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाई है। मेन रीजन यही लिखा है कि अमित भाई ने खुद का बेल करवा लिया, खुद गुजरात में रह गए और ये लोगों को बम्बई भेज दिया। मोदी एनकाउंटर केस के जरिए राजनीति कर रहे हैं। मोदी को भगवान मानता था, लेकिन भ्रम टूट गया। अमित शाह सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। सरकार ने मेरे लिए कोई वकील नहीं किया। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जेल में बंद आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने इस्तीफा दे दिया है। वंजारा ने 10 पन्नों के इस्तीफा पत्र में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इशरत जहां एनकाउंटर के वक्त डीजी वंजारा डीआईजी के पद पर थे। वंजारा को मोदी का बेहद करीबी माना जाता था। सीबीआई 9 साल पहले हुए इशरत जहां मुठभेड़ मामले को अपनी चार्जशीट में फर्जी करार दे चुकी है। सीबीआई ने वंजारा समेत 7 पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया है। वंजारा एनकाउंटर मामले में पिछले 6 सालों से जेल में है। गौरतलब है कि अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस के साथ हुई एक कथित मुठभेड़ में मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके की रहने वाली इशरत जहां जावेद शेख और प्राणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर, अली राणा और जिशान जौहर को मौत के घाट उतार दिया गया था। तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में एक स्टिंग के जरिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता पार्टी महासचिव अमित शाह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं। कथित तौर पर एक पत्रकार के द्वारा किए गए स्टिंग की सीडी जारी करते हुए कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने आरोप लगाया कि अमित शाह को बचाने के लिए तुलसीराम की मां से कोरे वकालतनामे पर अंगूठे का निशान ले लिया गया, ताकि समय आने पर उसका दुरुपयोग किया जा सके। गौरतलब है कि 2006 में तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था। उस समय राज्य के गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह इस मामले में आरोपी हैं। तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन शेख का सहयोगी था और वो सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर का चश्मदीद भी था। कांग्रेस ने मांग की है कि स्टिंग की जांच सीबीआई से कराई जाए और नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें। सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ में जब तक जांच चल रही है, जब तक के नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा आसाराम को बेल मिलेगी या जेल में ही बितानी होगी और भी कई रातें इस पर अदालत में कल सुनवाई होगी। जाहिर है आज की रात भी आसाराम को जेल में ही बितानी पड़ेगी। आसाराम को कल भी अगर बेल नहीं मिलती है तो उन्हें 14 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर जोधपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो आसाराम की जमानत याचिका का विरोध करेगी। इसके अलावा पुलिस 10 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने की अदालत से इजाजत मांगेगी। इस बीच पुलिस ने आसाराम के सेवादार शिवा को गिरफ्तार करने के बाद अब गुरुकुल की वार्डन शिल्पी की भी तलाश तेज कर दी है। 376 रेप केस नहीं बनता है। रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है। फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न केस में फंसे आसाराम को दी जा रही वीआईपी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। आसाराम का नाम लिए बिना सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये लोग ड्रग पेडलर की तरह शुरुआत करते हैं, फिर धर्म का नाम लेकर राजनीति में घुस जाते हैं, उसके बाद करोड़ों की जायदाद बना लेते हैं। आसाराम जैसे लोगों को मिल रही वीवीआईपी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि निजी लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो प्राइवेट एजेंसी की मदद ले सकते हैं। इसके साथ यूपी सरकार को हर दिन 400 से ज्यादा लोगों को वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम संत समाज में भी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। योग गुरु रामदेव का कहना है कि आसाराम के खिलाफ लगे आरोपों की जांच तक धैर्य रखना चाहिए। किसी एक संत पर लगे आरोपों से पूरे संत समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। साथ ही योग गुरु ने बाबाओं को नसीहत भी दी कि उन्हें किसी महिला के साथ अकेले नहीं उठना बैठना चाहिए। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने तो ये प्रिकॉशन लिया हुआ है। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। गुजरात सरकार ने आदेश जारी किया है कि गुजरात में आसाराम के जितने आश्रम गैर कानूनी तरीके से हथियाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आदेश पर अमल करते हुए सूरत के जिला कलेक्टर ने आसाराम के आश्रम पर 18 करोड़ 57 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। आसाराम पर आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर सूरत के जहांगीरपुरा में 34,400 वर्ग मीटर का आश्रम खड़ा कर दिया गया था। नोटिस प्रशासन ने इसलिए भेजा है क्योंकि आसाराम ने 1996 से 2010 तक गुजरात सरकार को जमीन का किराया भी नहीं चुकाया। राज्य सरकार ने गुजरात में मौजूद आसाराम के 40 आश्रमों की जानकारी मंगाकर साफ संकेत दे दिया है कि आसाराम की मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गवर्नर कमला बेनीवाल के बीच एक बार फिर ठन गई है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इस साल अप्रैल में विधानसभा द्वारा पारित गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 लौटा दिया है। इस बिल में राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति का सारा अधिकार मुख्यमंत्री को देने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसमें मतभेद जैसी बात नहीं है। अगर राज्यपाल को किसी बिल में राज्य सरकार से विचार विमर्श की आवश्यकता लगती है तो ऐसा कर सकती है। ऐसा कई बिलों के साथ होता है। राज्य सरकार अगर चाहे तो उसको असेंबली में फिर से रख के पुनः विचारणा के साथ या तो वो मुद्दों का स्वीकार करके या अस्वीकार करके पारित कर सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले से जुड़ी गुम फाइलों पर राज्यसभा में बयान देते हुए विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को ज्यादातर फाइलें सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोलगेट से जुड़ी फाइलें गुम हो गई हैं। It would be premature to say that some papers are indeed missing. वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के बंटवारे को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के बंटवारे के फैसले के खिलाफ सीमांध्र के 17 मंत्री और 42 विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। राज्य के बंटवारे को लेकर सीमांध्र में पिछले 5 दिनों से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। इलाके के तकरीबन 4.25 लाख सरकारी कर्मचारी भी आज से पूरी तरह काम रोको हड़ताल पर चले गए हैं। आंध्र प्रदेश बंटवारे को लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सभी विधायक अपने अपने कामकाज और विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर विधानसभा का घेराव कर बैठे हुए हैं। विधानसभा पर जमा हुए सभी मंत्री और विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के ही हैं। असंतुष्ट मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी के कार्यकर्ता ने हंगामा और नारेबाजी करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन की खबर लगते ही एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। उन पर करप्शन के बहुत केस है। लोकायुक्त ने भी लगाया, सिंगला कमेटी ने भी लगाया, सीबीसी ने भी लगाया। सबके बावजूद वो अभी तक बैठी है। ये एक अपने आप में पहला ऐसा केस है। तुरंत उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, ये मांग लेके आज हम यहाँ पे एलजी के पास आए हैं। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप कांड के आरोपियों ने पहले भी इसी कंपाउंड में एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया था। मुंबई की रहने वाली एक महिला ने एनएन जोशी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि हाल ही में महालक्ष्मी इलाके में स्थित शक्ति मिल में एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 में से 3 आरोपियों ने उसके साथ भी इसी मिल में गैंगरेप किया था। महिला के मुताबिक सुनसान पड़ी शक्ति मिल में 3 लोगों ने उसके साथ 31 जुलाई को गैंगरेप किया था। मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को एक महिला पत्रकार के साथ इसी शक्ति मिल में गैंगरेप हुआ था, जिसके सभी आरोपी जेल में हैं। पुलिस पूछताछ में उन आरोपियों ने 2 अन्य महिलाओं के साथ भी गैंगरेप की बात कबूली थी। दिल्ली के वसंत विहार में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में अदालत 4 आरोपियों को 10 सितंबर को सजा सुनाएगी। एक आरोपी राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजने का फैसला सुना है। दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि नाबालिग की उम्र तय किए जाने पर विचार करने की जरूरत है। चलती बस में हुई इस गैंगरेप की घटना ने सड़क से लेकर संसद तक बवाल खड़ा कर दिया था। हफ्ते भर तक दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन हुए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई थी। जो अभियुक्त हैं, मुलजिम हैं, जो पुलिस ने झूठे बनाए हैं, फंसाए हैं इनको, तो ये दोषी हैं या नहीं हैं, 10 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। मैं खुश नहीं हूँ कि इसको बहुत कम सजा मिली, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को रिविजिट करना चाहिए। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा पर महिलाओं को अश्लील इशारे, गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी देने के संगीन आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक शिकायत करने पर जब पुलिस की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में बिट्टा के खिलाफ याचिका दायर कर याचिका पर सुनवाई करते हुए अम्बाला के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एमएस बिट्टा को 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अम्बाला के महेशनगर में कुछ महिलाओं ने 2008 में प्रदर्शन करते हुए बिट्टा को काले झंडे दिखाए थे। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि बिट्टा ने महिलाओं को न सिर्फ अश्लील इशारे किए बल्कि उन्हें गालियां भी दी और जान से मारने की धमकी दी। अश्लील इशारे करते हुए बिट्टा एक पत्रकार के कैमरे में कैद हो गए थे, जिसे कोर्ट ने आधार मानते हुए बिट्टा को तलब किया है। श्रीनगर में एक स्कूल छात्र से किसी बात पर नाराज शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले मेहराब को स्कूल प्रिंसिपल ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और गर्दन में भी चोट आ गई। पीड़ित मेहराब के मुताबिक वो खाली क्लास में अपने दोस्त के साथ मिलकर कार्टून बना रहा था। स्कूल के ही किसी छात्र ने जब प्रिंसिपल को इस बात की शिकायत की तो उसने आओ देखा न ताओ मेहराब की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिससे वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
सर ने कुछ नहीं बोला, उसने सीधे मारा मेरी बाजू पे, पीछे से कमर पे बहुत पीटा, फिर मैं बेहोश हो गया। दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसों का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके में डीटीसी बस से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। 1 दर्जन से ज्यादा बसों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। भीड़ में ज्यादातर इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिससे बसों में सवार कुछ मुसाफिरों को चोटें भी आई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बस वाले अक्सर ट्रैफिक नियमों के धज्जियां उड़ाते हैं और हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। हालात को काबू में करने के लिए बाद में मौके पर भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। गुजरात के अहमदाबाद के एक स्कूल में 12वीं के छात्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। नेस्ट हाई स्कूल के 12वीं में पढ़ने वाले निकुल के इस कदम के बाद एक तरफ तो पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, वहीं गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल निकुल ने कुछ वक्त पहले स्कूल में बिना सताए पार्टी की थी, जिसमें स्कूल की छात्राएं भी शामिल थी। स्कूल प्रशासन को इतनी नागवार गुजरी कि नकुल को सरेआम जलील किया गया और एग्जाम में बैठने पर पाबंदी लगा दी गई। घर वालों के मुताबिक इस बात से निकुल बहुत परेशान था और गुमसुम रहने लगा था। स्कूल वाले का प्रेशर इतना था, फोन आते थे और उसको फिर से सुसाइड करने की कोशिश हुई। गुजरात के सूरत में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इतनी ऊंचाई के कूदने के चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की मौत की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस को छानबीन के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्र ने मौत का अनुभव लेने के लिए 13वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। मृतक छात्र का नाम ध्रुव सफसानी है, जो कि घर के पास बने एक निजी स्कूल में ही पढ़ता था। इस मामले में जांच पड़ताल चालू है। उसका हत्या करने के पीछे का कारण अभी तक सामने आया नहीं है। अदालत ने पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड केस में आरोपी MDLR कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को अंतरिम जमानत दे दी है। अरुणा पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से तिहाड़ जेल में बंद थी। दिल्ली में रोहिणी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अरुणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 15 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। आरोपी अरुणा के वकील ने नाबालिग बेटी की देखभाल करने की दलील दी कि बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका के लिखे सुसाइड नोट में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा को जिम्मेदार ठहराया गया था। अरुणा को 8 अगस्त और गोपाल कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल गोपाल कांडा तिहाड़ जेल में बंद है। एक समय मोबाइल फोन बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रही नोकिया का मोबाइल बिजनेस अब बिकने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल कंपनी नोकिया मोबाइल बिजनेस को $7.2 अरब यानी करीब 47,520 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। दोनों कंपनियों में समझौते पर सहमति बन चुकी है। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इससे पहले फरवरी 2011 में साझेदारी की डील हुई थी। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुए समझौते को 2014 की पहली तिमाही तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस समझौते के तहत नोकिया के सभी पेटेंट भी माइक्रोसॉफ्ट को मिल जाएंगे। नोकिया को सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे उसे काफी घाटा हो रहा है।